कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें बताया गया कि सैमुअल स्टर्न्स ऑल्सो नोन एज द लीडर पिछले 18 सालों से यानी द इनक्रेडिबल हल्क के इवेंट के बाद से जनरल थेडियस रॉस के लिए काम कर रहा था और उसकी पावर बढ़ाने में उसकी मदद कर रहा था। लेकिन वेट, क्या यही एक सच है या फिर एमसीयू के हर मेजर इवेंट के पीछे एक ही दिमाग था? तो इसी सवाल को दिमाग में रख के मैंने बनाई है एक ऐसी थ्योरी जो आपके होश उड़ा देगी और जो एमसीयू के मेजर इवेंट्स के काफी प्लॉट होल्स को फिल करती है। तो चलिए डाइव इन करते हैं इस थ्योरी में और पता लगाते हैं कि तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2008 में, जब हार्लम के डिस्ट्रक्शन के बाद हल्क और अबोमिनेशन की लड़ाई के बाद सैमुअल स्टर्न्स के दिमाग में हल्क का म्यूटेटेड ब्लड चला गया और उसका माइंड एक सुपर माइंड बन गया। इसी के चलते रॉस ने उसको अपनी कस्टडी में रखा 18 साल से और अपनी पावर को बढ़ाने में उसका इस्तेमाल करा, उसको एक सुपर कंप्यूटर की तरह यूज करा। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं रह जाती। स्टर्न्स का दिमाग बस इंटेलिजेंट ही नहीं बना, बल्कि वो क्वांटम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन भी करने लगा। यानी कि अगर उसको डेटा फीड करा जाए, वो उस डेटा को अपने दिमाग में स्टोर करके एनालाइज करके फ्यूचर के इवेंट प्रिडिक्ट करने लगा है। यानी कि वो फ्यूचर देखने लगा था। क्या बात कर रहे हैं? अब इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको बताऊं कि जब रॉस एक आर्मी जनरल था, तब उसके प्रेसिडेंट बनने के चांसेस बिल्कुल जीरो थे। लेकिन जैसे ही वो सिविल वॉर के टाइम स्टेट ऑफ सेक्रेटरी बना, उसके चांस बढ़ने लगे। तो ये सब कैसे पॉसिबल था? ये सब पॉसिबल हुआ स्टर्न्स की मदद से। जब रॉस ने उसको अपनी कस्टडी में रखा, तो वो उसको शील्ड और गवर्नमेंट की सारी क्लासिफाइड फाइल्स जिसका एक्सेस रॉस के पास था, वो लाके देने लगा। स्टर्न्स ने वो सारा डेटा अपने दिमाग में स्टोर करना चालू करा, उनको एनालाइज करना चालू करा और फ्यूचर इवेंट्स की पॉसिबिलिटी को प्रिडिक्ट करना चालू करा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि स्टर्न्स को पहले से ही पता था कि अवेंजर्स इनिशिएटिव बनेगा, अवेंजर्स गलतियां करेंगे, लोगों का उन पे डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट को पावर में आना पड़ेगा और उसने ये सब प्रिडिक्ट करके रॉस को पावर दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए बात करते हैं ऐसे 6 की इवेंट्स के बारे में जिससे प्रूव होता है कि स्टर्न्स ने ही सीक्रेटली एमसीयू के पाथ को शेप करा है। अब सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स में बात आती है द बैटल ऑफ न्यूयॉर्क की। अब देखो, स्टर्न्स को पता था कि अवेंजर्स इनिशिएटिव बनने लगा है। अब उसको ये कैसे पता था? क्योंकि आप अगर देखो मार्वल वन शॉट द कंसल्टेंट, जो एक वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें टोनी स्टार्क थेडियस रॉस के पास जाता है और उसको बोलता है कि वो लोग एक टीम साथ में बना रहे हैं जिसमें वो एक ऐसे सुपर ह्यूमंस को ला रहे हैं जो हेल्प कर सकें, जो कि नॉर्मल लोग ना कर सकें ऐसे थ्रेट्स को फाइट करने के लिए। अब उसमें वो उससे रिक्वेस्ट करता है एमिल ब्लॉन्स्की की, तो जिसके चलते वो उसको मना कर देता है, बट ऑब्वियसली रॉस के पास अवेंजर्स इनिशिएटिव की फाइल पहुंच जाती है, जो वो जाके दे देता है स्टर्न्स को। और स्टर्न्स को ये डेटा मिल जाता है कि हाँ ठीक है, ऐसे ही एक टीम बनाई जा रही है, ऐसे कुछ सुपर ह्यूमंस हैं जिनका गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल है, स्पेसिफिकली शील्ड का, और वो लोग मुसीबत के टाइम उनको साथ लाने पे जोड़ रहे हैं। अब उसी के बाद बात आती है थॉर की। जैसे ही थॉर अर्थ पे लैंड करता है, स्टर्न्स को पता चलता है कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल पॉसिबल है, इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल है, और जिन लोगों को वो अभी तक भगवान मानते थे या जो केवल मिथ्स में थे, वो एक्चुअली दूसरे प्लैनेट्स पे रहने वाले एलियंस या हमारे जैसे ही लोग हैं। अब जैसे ही थॉर अर्थ पे आया, उसने ऑब्वियस सी बात है भाई, जब लोगों को पता चलता है कि कोई चीज़ और एग्जिस्ट करती है उनके अलावा, तो लोगों को उसका कंट्रोल चाहिए ही होता है और वो उसके लिए आपस में या तो लड़ते हैं या समझौता करते हैं। और ये बात स्टर्न्स को किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं थी, हमारी खुद की हिस्ट्री इसके लिए काफ़ी थी। तो उसने प्रेडिक्ट किया कि ठीक है, एक ऐसी एलियन इन्वेजन होने वाली है, एक ऐसी एलियन की आर्मी आने वाली है जो अर्थ पे अटैक करेगी और हीरोज़ को उससे बैटल करना पड़ेगा, अवेंजर्स को उसको हराना पड़ेगा अर्थ को बचाने के लिए। अब उसको ये तो नहीं पता था कि कौन सा बैटल होने वाला है या कौन से एलियंस अटैक करने वाले हैं, लेकिन उसने ये ज़रूर डिड्यूस कर लिया था कि उन्हें एक ऐसी टाइम विंडो मिलने वाली है जिससे उसने ये इन्फॉर्मेशन रॉस को दी और उसने बैटल ऑफ न्यूयॉर्क को रॉस को पावर दिलाने में हेल्प करी। अब देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि स्टर्न ने पूरी की पूरी हिस्ट्री बदल दी एमसीयू की, बट तुम खुद दिमाग लगाओ यार कि अगर इवेंट्स थोड़े भी इधर-उधर होते, अगर देखो जैसे हाइड्रा को पहले ही रोक लिया गया होता या अवेंजर्स इतने ज़्यादा कैपेबल प्रूव होते कि उनका कभी डिसबैंड ही नहीं होता, तो रॉस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर शील्ड सही से काम कर रही होती, तो रॉस कभी पावर में ही नहीं आता। तो इन सारे इवेंट्स को बस एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम पे होना था, एक करेक्ट सीक्वेंस में होते जाना था, ताकि स्टर्न्स की प्रेडिक्शन करेक्ट रहे और रॉस को पावर मिलती जाए। तो इसी के साथ आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, जो कि है द फॉल ऑफ शील्ड।
अब देखो हमें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया गया है कि स्टार्टिंग में अवेंजर्स कुछ बेसिस को सिक्योर कर रहे थे जो कि शील्ड के बेसिस हुआ करते थे, लेकिन उनके अंदर हाइड्रा की एक्टिविटीज चल रही हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जब स्टर्न्स के पास पहुंची होगी तो उसने आई एम 110% श्योर कि ये डिड्यूस कर लिया होगा कि ठीक है, शील्ड का ऑलरेडी हाइड्रा द्वारा इन्फिल्ट्रेशन हो रखा है, शील्ड अंदर ही अंदर से सड़ रही है। अब देखो जैसे अवेंजर्स को पता चला कि शील्ड बेसिस है और अगर यार उनके अंदर हाइड्रा की एक्टिविटी हो रही है तो कोई ना कोई पेपर ट्रेल तो होगी। और प्लस जो जोला का एल्गोरिदम था, जो जोला हाइड्रा का साइंटिस्ट था, जो उसका एल्गोरिदम था वो शील्ड के सर्वर्स में ऑलरेडी अपलोडेड था। ये हमें देखने को मिला कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में, जब वो लोग शील्ड के बेस में पहुंचते हैं अंडरग्राउंड बंकर में, वहां पे जोला का एल्गोरिदम ऑलरेडी उनके सर्वर पे चल रहा होता है। तो स्टर्न्स अगर उतना ही दिमाग वाला है जितना कि वो कॉमिक्स में है, तो उसने 100% ये डिड्यूस कर लिया था कि शील्ड का ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेशन हो रखा है, हाइड्रा उसके अंदर प्रेजेंट है। बस उसको ये एक करेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे चीज़ें को होने देना था कि हाइड्रा भी तबाह हो जाए, शील्ड भी ना रहे, शील्ड का कोलैप्स भी हो जाए और जो वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल है जिसको शील्ड को रिस्पॉन्ड करना पड़ता था वो भी खत्म हो जाए। तो उसने फिर ये सब इंफॉर्मेशन यूज करी और पता लगाया कि हाइड्रा का यहाँ पे की एजेंट है विंटर सोल्जर। अब देखो विंटर सोल्जर कोई एक छुपा हुआ सीक्रेट नहीं था, उसके बारे में लोगों को ऑलरेडी पता था। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो मैं आपको बता दूं, जो आइज़ाइया ब्रैडली है जिसको हमने कैप्टन अमेरिका द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, सॉरी माय बैड, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की वेब सीरीज में देखा था पहली बार और अब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी देखा। उसकी फाइट विंटर सोल्जर से ऑलरेडी 1951 में हुई थी, जो उसने अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करी थी। Yeah, I met in 51. If by met you mean I whooped your ass, then yeah. और इसी के साथ नताशा को भी ये बात पता थी, ब्लैक विडो को ये बात पता थी, क्योंकि उसने विंटर सोल्जर में हॉस्पिटल के, जब वो हॉस्पिटल में होते हैं, जब फ्यूरी पे अटैक होता है उसके बाद वो स्टीव रॉजर्स को बताती है कि ठीक है, उसकी इंटेलिजेंस सोर्स से उसको पता चला है कि लोगों को तो लगता है वो है ही नहीं, बट जिनको पता है कि वो एग्जिस्ट करता है उसे विंटर सोल्जर बोला जाता है। Most of the intelligence community doesn't believe he exists. The ones that do call him the Winter Soldier. तो स्टन्स ने ये पहले डिड्यूस कर लिया होगा कि विंटर सोल्जर कौन है और उसको रोकने के लिए स्टन्स ने दिमाग लगाया होगा कि कैप्टन अमेरिका को लेके आते हैं, क्योंकि उसको पता था कैप्टन अमेरिका उसका पुराना दोस्त है और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। क्योंकि ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें बताया गया स्टन्स लोगों के पास्ट बिहेवियर और पास्ट एक्शंस को ध्यान में रख के उनका फ्यूचर एक्शन डिसाइड करता है कि वो कौन से एक्शन लेंगे। तो उसे पता था कि ठीक है, वो अपने दोस्त को कुछ होने नहीं देगा, उसको बचाएगा भी। और यहीं से बात आती है विंटर सोल्जर के इवेंट्स की। विंटर सोल्जर में सारे इवेंट्स एक प्रॉपर टाइमिंग पे हुए, शील्ड का फॉल हुआ, वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल भी नहीं रहा और हाइड्रा का भी खात्मा हो गया। तो देखो यार, अब कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, ये सारे इवेंट्स तो वहां पे हुए, बट कैप्टन अमेरिका ही इसका पॉइंट पार्ट उस पॉइंट पे कैसे बना। तो देखो यार, स्टर्न्स की प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग कैप्टन अमेरिका को हमें प्रेजेंट होना था, ताकि तो वो विंटर सोल्जर को हराने में कामयाब भी रहे, उसका दोस्त भी बच जाए, हाइड्रा का इन्फिल्ट्रेशन भी रुक जाए और शील्ड का भी कोलैप्स हो जाए। और इन सब इवेंट्स को सही तरीके से होने के लिए ही कैप्टन अमेरिका वहां प्रेजेंट था। अब वो कैसे हुआ, क्योंकि देखो स्टर्न्स ने प्रिडिक्ट करा था कि जैसे अब वो जो विंटर सोल्जर की स्टार्टिंग में शिप थी जो हाईजैक हो गई थी, उस पर प्रोजेक्ट इनसाइट की डिटेल्स थी। और प्रोजेक्ट इनसाइट उस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था शील्ड के लिए, क्योंकि वो सारे उन थ्रेट्स को एलिमिनेट कर देता। बेसिकली वो हाइड्रा के थ्रेट्स को एलिमिनेट करता कि जो फ्यूचर में जाके सुपर पावर बनने लगे थे। अब रॉस ने ये मेक श्योर करा कि वो पायरेट्स उसी शिप को हाईजैक करें ताकि कैप्टन अमेरिका को ही वहां भेजा जाए, क्योंकि वो शील्ड का उस समय मोस्ट वर्दी एसेट था। तो कैप्टन अमेरिका को ही भेजा जाता उसको रोकने के लिए, लेकिन पायरेट्स को ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली कि उस शिप पे प्रोजेक्ट इनसाइट की डिटेल्स हैं। तो ये टिप उसको रॉस ने ही पास करी थी सीक्रेट चैनल्स के द्वारा, ताकि कैप्टन अमेरिका वहां पहुंच भी जाए, उसको पता भी चले और वो इस पूरे लूप में घुस जाए कि हाँ ठीक है, शील्ड में ऐसा कुछ हो रहा है, शील्ड के अंदर हाइड्रा के एजेंट्स हैं। इसके बाद विंटर सोल्जर की एंट्री होगी तो वो उसको रोकने जाएगा और ये सारे इवेंट्स करेक्ट सीक्वेंस से होते जाएंगे, जिससे स्टर्न्स की प्रेडिक्शन और एक्यूरेट होती जाएगी। अब देखो भाई, हाइड्रा भी खत्म हो गई, शील्ड भी खत्म हो गई, तो अब एक बात आ जाती है पावर वैक्यूम की, जो कि मार्वल के यूनिवर्स में क्रिएट हो गया। अब देखो वहां अर्थ पे जब कोई ऐसी एंटिटी बची नहीं जो हमें अदर वर्ल्डली एंटिटीज से बचा सके, हमें बाहर वाले थ्रेट से बचा सके, तो ऑब्वियस सी बात है एवेंजर्स को स्टेप इन करना पड़ा वो पावर वैक्यूम को फिल करने के लिए। और यहीं से चालू होती है हमारे तीसरे पॉइंट की, द अवेंजर्स ओवर रीच। अब स्टर्न सेपरेट करा कि जब अवेंजर्स ऐसी पावरफुल एंटिटी बन जाएगी कि मतलब उन्हीं के हाथ में अब पावर
सारा कंट्रोल करने का, वही लोगों को बचा सकते हैं, वही खुद को गवर्न कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई देखने वाला भी नहीं है। तो उसने प्रेडिक्ट करा था कि ठीक है, एवेंजर्स ऐसे एक ग्रुप ऑफ हीरोज़ हैं जिसमें ऐसे-ऐसे लोग हैं जो खुद को ही इंटेलिजेंट मानते हैं, एरोगेंट मानते हैं और मतलब एक-दूसरे के आइडियोलॉजिकल व्यूज़ से भी डिफर करते हैं। तो उसको पता था कि ठीक है, एवेंजर्स ही कुछ ऐसी गलतियाँ करेंगे जिससे कि लोगों का उन पे डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा और गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा, पावर वर्ड को फिल करने के लिए और पावर को अपनी हाथ में लेने के लिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखो भाई, देखो एज ऑफ अल्ट्रॉन की स्टार्टिंग में एवेंजर्स जब हाइड्रा के बेस पे अटैक करते हैं, उन्हें पता चलता है कि ठीक है, उनके पास माइंड स्कैप्टर वगैरह है। तो टोनी के दिमाग में आइडिया आता है कि उसको एक ऐसी शील्ड बनानी है वर्ल्ड के अराउंड कि जिससे कि वो वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सके। तो उसी के चलते हमें दिखता है कि ठीक है, टोनी एक ऐसा अल्ट्रॉन बनाता है जिसके चलते बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है सोकोविया का, सोकोविया पूरा तबाह हो जाता है और लोगों का उन पे से भरोसा उठने लगता है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि अवेंजर्स वहाँ पे अटैक करने जाते हैं एज ऑफ अल्ट्रॉन में, तो ऑलरेडी एंटी अवेंजर्स ग्रेफिटी वहाँ पे होती है, आयरन मैन के मुँह पे लोगों ने पेंट कर रखा होता है, कैप्टन अमेरिका को फैसिस्ट बोल रखा होता है, प्लस आयरन मैन ही अपनी आयरन लीजन को यूज़ करता है लोगों को पीछे करने के लिए, तो उससे लोगों का उन पे और डिस्ट्रस्ट बढ़ता है। अब सिविल वॉर में भी सेम होता है, जब लागोस में कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम एक ऐसे इंडिविजुअल को ट्रैक कर रही होती है जिसका नाम रॉक रमलो होता है। उसके पास एक ऐसा न्यूक्लियर डिवाइस होता है जो कि एक्सप्लोजन टाइप ऑफ डिवाइस होता है, तो वो लोग उसको ट्रैक करने के लिए पहुंचते हैं। अब उनको ये इंटेल मिलती है कहीं बैक चैनल से, जो कि आती है उनके पास रॉस के थ्रू, क्योंकि रॉस ने ही वो इंटेल उन तक पहुंचाई ताकि वो इवेंट उसी तरह जैसे स्टर्न से प्रेडिक्ट करा है वैसे ही हो पाए और लोगों का और उस पे डिस्ट्रेस भरे, क्योंकि वहाँ पे न जब वांडा उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर्स यूज़ करती है, तो वो उसको ऊपर हवा में एक बिल्डिंग के पास एक्सप्लोड कर देती है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डिग्निटरीज़ दूसरे कंट्रीज़ के होते हैं और वो मारे जाते हैं। तो इसी के साथ लोगों का अवेंजर्स पे डिस्ट्रस्ट बढ़ने लगा। उनको लगा कि ठीक है, ये हीरो लोग लोगों के बचाने के नाम पे जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे और भी डिस्ट्रक्शन होता है और इनोसेंट लोगों की लाइफ्स जाती है। और इसी के साथ उनको समझ में आया कि ठीक है, अवेंजर्स इतने भी ज़्यादा कैपेबल नहीं है और इससे अनफोल्ड होते हैं सिविल वॉर के इवेंट्स। अब देखो यार, सिविल वॉर मुझे ना एक ऐसी मूवी लगती है जिसमें इतने ज़्यादा प्लॉट होल्स थे जो आज तक किसी को समझ में नहीं आए। लेकिन अगर द लीडर का उन सब में इन्वॉल्वमेंट देखा जाए तो वो प्लॉट होल्स काफ़ी ईज़िली समझ में आते हैं। अब देखो, सिविल वॉर में हमें दिखाया गया है कि जब विंटर सोल्जर के एंड में नताशा ने शील्ड और हाइड्रा की सारी फाइल्स को ओपन इंटरनेट पे छोड़ दिया था, तो लोगों तक उन सारी फाइल्स का एक्सेस चला गया था। लेकिन वो फाइल्स फिर भी थोड़ी सी एनक्रिप्टेड थी। अब जीमो ने हमें सिविल वॉर में बताया कि ठीक है, वो फाइल्स एनक्रिप्टेड थी, बट ओवर द टाइम जीमो ने उनको फिगर आउट करके डिक्रिप्ट कर लिया। अब जब जीमो जैसा बंदा उन फाइल्स को डिक्रिप्ट कर सकता है, तो यार लीडर जिसके पास ये फाइल्स, जो शील्ड जानती थी, जो हाइड्रा जानता था, वो सारी फाइल्स जब लीडर के पास पहुंची बहुत सालों पहले, जब रॉस ने उसको एक्सेस दिया, तो उसने ये फाइल चुटकियों में डिक्रिप्ट कर ली होंगी अपनी पावर्स के मदद के साथ। और जो चीजें जीमो को सिविल वॉर में पता थी, वो स्टर्न्स को ऑलरेडी काफी सालों से पहले ही पता थी। अब देखो, तुम्हें नहीं लगता कि जीमो को कैसे पता था कि कौन सा साइकेट्रिस्ट आने वाला है या कब कहाँ पे कौन सी यूनाइटेड नेशंस की टॉक होने लगी है? वहाँ पे वकांडा नाम का एक देश है जहाँ के लोग आएंगे और अपना पॉइंट रखेंगे। मतलब ये सारी चीज़ों को ना एक प्रॉपर फ्लो ऑफ टाइम पे होना था, एक प्रॉपर टाइम पे एक प्रॉपर शेड्यूल में होना था, ताकि स्टर्न्स ने जैसा इन सबको प्रिडिक्ट करा था ये सब उसी पॉइंट पे हों और जो फ्यूचर के इवेंट होने वाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाए। क्योंकि देखो, जीमो बस इतना कंट्रोल कर सकता था कि ठीक है, जब वो अगर साइकियाट्रिस्ट की जगह चला भी गया, फिर भी वो वहाँ पे भी ये कंट्रोल कर सकता था कि ईएमपी की डिलीवरी कब होगी। बट वो ये कंट्रोल नहीं कर सकता था कि उसको उसी पॉइंट पे अंदर जाने को मिले जिस पॉइंट पे ईएमपी ब्लो होगा और वहाँ की लाइट चली जाए। ये सब किसकी मदद से पॉसिबल हुआ? रॉस की मदद से। और रॉस को इस सब में हेल्प करी स्टर्न्स ने उसको बताया कि ठीक है, तुम ऐसा ऐसा करो। तो रॉस ने उसी अकॉर्डिंग वो सारी इंटेल जीमो को दी। उसने ही साइकेट्रिस्ट की इंटेल जीमो तक पहुंचाई कि ठीक है, ये साइकेट्रिस्ट है, ये यहाँ पे रुका हुआ है। उसने वो साइकेट्रिस्ट के पास गया, उसने साइकेट्रिस्ट का मर्डर करा जीमो ने और उसकी जगह ले ली। और उसी के साथ रॉस ने हेल्प करी जीमो की एज अ साइकेट्रिस्ट बन के विंटर सोल्जर को ब्रेन वॉश करने के लिए। और स्टर्न्स को पता था ठीक है, जब विंटर सोल्जर ब्रेन वॉश हो जाएगा तो वो छूट के भागेगा और ऑलरेडी स्टीव रॉजर्स उसको बचाएगा, तो हीरोज वही करेंगे जो वो बेस्ट करते हैं, आपस में लड़ेंगे और उनकी लड़ाई होगी। और इसी के बाद बात आती है द बैटल ऑफ द एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट पे वो जो लड़ाई थी वो तो भाई सोने पे सुहागा ही हो गया स्टर्न्स के लिए, क्योंकि उसी के साथ लोगों को पता चला कि ठीक है, वो इतना बड़ा डिजास्टर बना कि ठीक है, लोगों को पता चला कि अवेंजर्स एक ओवरग्रोन बच्चे हैं जिनको हमेशा अपनी निगरानी में रखना पड़ेगा। और स्टर्न्स उसी जगह
पावर में आ चुका था, वो ऑलरेडी सिविल वॉर से पहले स्टेट सेक्रेटरी बन चुका था। अब उसने अपने आप को लोगों के आगे ऐसा रखा कि ठीक है, मैं भी तुम सबकी तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन अगर तुम लोग मुझे और पावर दोगे, मैं ही वो इंसान हूँ कि मैं इनके आगे अपनी आवाज़ रख सकता हूँ और इनको चेक में रख सकता हूँ। और अगर तुम लोग मुझे हेल्प करोगे तो ये सब मिलके हीरो से अच्छा काम कर सकते हैं। और इसी के साथ बात आती है फिर सोकोविया अकॉर्ड्स की। उसने सोकोविया अकॉर्ड्स लाए, अवेंजर्स का बीच में स्प्लिट हुआ, उनकी लड़ाई हुई आपस में, और उसी के साथ आधे अवेंजर्स आ गए उसकी मुट्ठी में और आधे चले गए जेल के अंदर और आधे बन गए फ्यूजिटिव्स। अब इसी के बाद बात करें तो बात आती है अपने आखिरी पॉइंट की, जो कि है गवर्नमेंट कंसोलिडेशन ऑफ पावर। अब देखो इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा कि जब द ब्लिप हुआ, थैनोस ने जब चुटकी बजाई और सबको गायब कर दिया, तो लोगों को दिख गया कि ठीक है भाई, अवेंजर्स तो फेल हो गए, ये हमको नहीं बचा पाए और ये बुरी तरह पीटे गए। अब उसके बाद फिर जब लोगों का अवेंजर्स में से बिल्कुल ही भरोसा उठ गया, तब बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट तब बीच में आई और सारी चीजें अपने अंडर लेने लगी। तभी गवर्नमेंट की नई नई ऑर्गेनाइजेशन चालू हुई, जैसे कि ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन काउंसिल GRC और डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल और द स्वर्ड। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस का आने के बाद गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ये पक्का कर लिया कि सारी चीज़ें हमारे अंडर ही रहेंगी। GRC काम कर रही थी लोगों के लिए रिसोर्सेज पहुंचाने का, सब मेंटेन करने का। DODC काम कर रही थी कि ठीक है भाई, जहाँ भी डैमेज हो रहा है उस सबको चेक में रख रही थी, सबको ठीक कर रही थी। और मेन बात आती है स्वर्ड की, जो कि स्पेस प्रॉब्लम से डील कर रही थी। अब देखो स्वर्ड जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा चीज़ें थी, जैसे कि अब देखो अभी भी निक फ्यूरी बचा था जब लोग वापस लौट के आए 5 साल बाद एंड गेम में, और बाकी के एवेंजर्स स्प्लिट अप हो गए। टोनी स्टार्क मर गया, स्टीव रॉजर्स भी चला गया, थॉर भी बाहर चला गया। उसके बाद जो मेजर खतरा रॉस को रहता था कि जब रॉस बिल्कुल पावर में बन चुका था, उसको फिर भी एक आदमी से खतरा रहता था, जो कि था निक फ्यूरी। और देखो जहाँ स्वॉर्ड की बात आती है, स्टर्न्स ने ये प्रेडिक्ट करा कि ठीक है, स्वॉर्ड को हम पहले कोई ऐसा लीडर देंगे जो कि इनकैपेबल प्रूव होगा। अब जैसे हमने वांडा विजन में देखा, जो स्वॉर्ड का लीडर था वो एकदम ही मतलब मूर्ख इंसान था। उसने उस सिचुएशन से सही से डील नहीं करा और एट द एंड उसको अरेस्ट कर लिया गया। और वहीं पे फिर निक फ्यूरी को स्टेप इन करना पड़ा एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ स्वॉर्ड, और वो चला गया अर्थ से बाहर स्पेस में। और उसी के साथ ये कंफर्म हो गया कि ठीक है भाई, अब रॉस को रोकने वाला कोई बचा नहीं था यहाँ पे। रॉस के अंडर ही सब स्मूथली चल रहा था और उसका प्रेसिडेंट बनना अब बिल्कुल ही तय हो चुका था। और ये सब पॉसिबल हुआ स्टर्न्स की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो भाई, जब ना निक फ्यूरी है, शील्ड को पहले ही गिरवा दिया तुमने, अवेंजर्स का ब्रेकअप करवा दिया, अवेंजर्स का कंट्रोल ऑलरेडी स्टेट का सेक्रेटरी जनरल रॉस कर ही रहा था। और फिर भाई जब आधे अवेंजर्स फ्यूगिटिव थे, अब अवेंजर्स बिल्कुल रहे ही नहीं, मतलब सब कुछ खत्म ही कर दिया, तो भाई एक ही बंदे पे पावर बचनी थी। इन सब चीजों का फायदा एट द एंड एक ही बंदे को हुआ, जो कि था जनरल रॉस। और अब उसको प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता था। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमने यही देखा कि ठीक है भाई, जब उसने दिखाया था कि ठीक है, वो ही एक ऐसा इंसान था जो सुपर ह्यूमंस के आगे खड़ा रह सकता था, उनको चेक में रख सकता था, उसी ने सोकोविया अकॉर्ड से उनको कंट्रोल करा, सब कुछ अपने अंडर ले लिया। और उसने लोगों को दिखाया कि ठीक है, वो लोगों के साथ मिलके, जैसा कि वो अपने स्लोगन में भी कहता है कि वी कैन ऑल डू दिस इफ वी आर ऑल टुगेदर, उसके साथ ही उसको उसका फायदा हुआ और उसको एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्ट करा गया। तो भाई अभी तक जितनी भी चीजें हुई ना, वो सब में यही था कि ठीक है, स्टर्न्स ने ये सब काम करे, रॉस ने उसको एज अ ह्यूमन कंप्यूटर यूज करा, बट उसने जो जो भी चीजें करी ना रॉस को पावर में लाने के लिए, वो सब बस एक नॉर्मल रॉस को पावर लाने के लिए नहीं था, बल्कि उन सब से MCU का पूरा जितना भी हमने असंग मूवीज में देखा है, वेब सीरीज में देखा है, वो सब शेप हुआ। और वो सारी चीजें स्टर्न्स शैडोज से हमेशा से कंट्रोल करता रहा है। तो दोस्तों अब एंड में अगर आए तो बात करते हैं कि स्टर्न्स का अल्टीमेट गोल क्या है। अब देखो ब्रेव न्यू वर्ल्ड में वो हमें बताता है कि ठीक है, उसका अल्टीमेट गोल फ्रीडम ही है, बट लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो स्टर्न्स की जो क्वांटम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन वाली टैक्टिक है, वो बिल्कुल कैंग के जैसी है। वो मल्टीवर्सल चीजों को भी देख सकता है, क्योंकि उसने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम विल्सन को बताया कि ठीक है, द अदर्स आर कमिंग। इसका मतलब वो देख चुका है कि ठीक है, मल्टीवर्स से खतरा तो है। अर्थ 616 पर इन्वेजन और अटैक अभी होना और बाकी है, और इसको मल्टीवर्स से 100% खतरा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? अब देखो ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमने देखा कि उसको पता था कि रॉस उसको बिट्रे करेगा, रॉस उसको वो फ्रीडम नहीं देगा जो उसको प्रॉमिस की गई थी। इसलिए वो सालों से उसको गामा इन्फ्यूज्ड पिल्स खिला रहा था एज अ क्योर ऑफ हिज हार्ट कंडीशन। जो भी उसको हार्ट कंडीशन थी रॉस को, उसको ट्रीट करने के नाम पे वो उसको ऐसी पिल्स दे रहा था जो उसको जिंदा भी रख रही थी, बट साथ ही साथ उसके अंदर गामा रेडिएशन भर रही थी।
और ये सब उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि उसको पता था रॉस उसको आगे जाके धोखा तो देगा ही, तो उसके रॉस के करप्शन को, उसके ट्रू नेचर को दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने देखा रॉस ने अपने आप को एक अच्छा ऐसा इंसान दिखाया कि ठीक है जो सुपर ह्यूमंस को चेक में रख सकता है, उनके आगे अपनी आवाज उठा सकता है, लेकिन उसके करप्शन को एक्सपोज करने के लिए स्टन्स ने ये सब करा। लेकिन अब वो फाइनली अब क्या चाहता है, उसने अपना रिवेंज तो ले लिया, बट क्योंकि उसने सैम विल्सन को ऑलरेडी ये बता दिया है कि द अदर्स आर कमिंग और मल्टीवर्स से खतरा है, देयर आर अदर वर्ल्ड्स आउटसाइड आल्सो, तो क्या वो अपने आप को अवेंजर्स का एक अलाय बना रहा है? क्या वही बंदा है? क्योंकि देखो सैम विल्सन को जब पता चला कि अदर्स आर कमिंग, तो अगर देखो फ्यूचर में कभी मल्टीवर्सल वॉर होती भी है या फिर कोई और अर्थ से खतरा भी होता है, तो सैम विल्सन सबसे पहले नाम लेगा द लीडर का, वो उसी के पास जाएगा हेल्प मांगने के लिए कि भाई तूने देखा था ऐसा होने वाला है, तू ही बता हम इसको कैसे ठीक करें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि आगे जाके हमें द लीडर का ऐसा एक रिडेम्पशन आर्क, एक ऐसा हीरो वाला आर्क भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक तो उसका रिवेंज आर्क चल रहा था, उसने अपना रिवेंज सक्सेसफुली ले लिया, बट अभी उसका काम बचा है। उसको जब पता है कि मल्टीवर्सल वॉर है, उसने पहले ही आगाह कर दिया है एवेंजर्स को इसके बारे में, तो उसका एक रिवेंज आर्क भी आ रहा है। तो दोस्तों देखो ये तो थी मेरी थ्योरी, और अगर ये सब देखें कि क्या ये सब लीडर का प्लान था, तो एविडेंस के अकॉर्डिंग तो यही लगता है कि ठीक है ये लीडर का ही प्लान था, बट देखते हैं आगे जाके क्या निकलता है। और अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी थ्योरीज ही, मूवीज के ब्रेकडाउन्स और ट्रेलर के ब्रेकडाउन लाता रहूंगा और ट्राई करूंगा आपको अच्छी अच्छी चीजें देने का। तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे क्यूरियस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।